दोस्तों, एक औरत का कत्ल होता है। प्रथम दृष्टि में पुलिस को यही लगता है कि शायद कत्ल उसके पति ने किया होगा और पूरे तरीके से जो सबूत थे वो पति की ही तरफ इशारा कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है और खुलासे होते हैं तो पता चलता है कि कातिल तो कोई और ही था। लेकिन किसने किया था ये कत्ल और क्या थी वजह इस कत्ल की, ये हम जानेंगे पूरे विस्तार से। और कहाँ की है ये क्राइम की सच्ची कहानी, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट आरडी आपका चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़े इससे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने इस परिवार में नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपके कमेंट्स के जवाब मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। और हाँ, आज थोड़ी सी तबीयत नासाज है, आपको आवाज़ से पता लग रहा होगा, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस ज़रूर रहेगा आवाज़ में, पर क्या करूँ, आप तक स्टोरी जो लेकर आनी थी। तो चले दोस्तों, अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर ये कत्ल की कहानी कहाँ की है। रविवार 21 जनवरी 2018 का अलसाया हुआ दिन था। बसंत ऋतु ने दस्तक दे दी थी, लेकिन सूरज की किरणों में फिर भी तेजी नहीं आई थी। सिहराती सर्द हवाओं के बीच आसमान दिन भर मटमैले बादलों से ही अटा रहा। लेकिन मौसम की बदमिजाजी ने लोगों की आमदरफ्त में कोई तब्दीली नहीं आने दी थी। कोटा स्टेशन की बाहरी दरों से शुरू होने वाले बाजार में रोज़मर्रा की रौनक जस की तस कायम थी। अगर कोई फ़र्क था तो इतना कि लोगों के चेहरे पर कसमकस के भाव थे और शॉपिंग की बजाय उनका उत्सुकता चोपड़ा फार्म जाने वाली गली नंबर 2 की तरफ थी, जिसे पूरी तरह से पुलिस कर्मियों ने घेर रखा था। तेज होती खुसर पुसर से ही पता चला कि एक महिला और उसके बेटे की हत्या कर दी गई है। यह वारदात वहां रहने वाले चर्चित भाजपा नेता नीरज पराशर के परिवार में हुई थी। बदमाशों ने घर में घुसकर नीरज पराशर की पत्नी सोनी और 12 साल के बेटे पीयूष को गोली मार दी थी। बेटी तान्या वारदात का शिकार होने से बच गई थी। दरअसल गोली लगने से पहले ही सोनी ने उसे घर से बाहर फेंक दिया था। शोर मचा तो आसपास के रहने वाले लोग फौरन मौके पर पहुंच गए, लेकिन बदमाश तब तक भाग चुके थे। खबर मिलने पर भीम मंडी के थाना प्रभारी राम खिलाड़ी पुलिस बल के साथ वहां पहुंच गए। इस दोहरे हत्याकांड की खबर जब उन्होंने आला अधिकारियों को दी तो एएसपी समीर कुमार, डीएसपी शिव भगवान गोदारा, राजेश मेश्राम भी वहां आ गए। 10 मिनट बाद आईजी विशाल बंसल और एसपी अंशुमान भूमिया भी वहां पर पहुंच गए थे। पुलिस अधिकारियों के सामने जो चुनौती मुंह बाए खड़ी थी उससे निपटना आसान नहीं था, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले स्टेशन क्षेत्र में एक और भाजपा नेता की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा शहर में हत्या की और भी कई वारदातें अनसुलझी पड़ी थी। इस सब को लेकर एसपी साहब के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा था। केस बड़ा पेचीदा था। पुलिस इस बात पर भी हैरान थी कि इस चहल पहल वाले इलाके में नीरज पराशर के मकान में बदमाश बेखौफ होकर आए और माँ बेटे को गोलियों से भूनकर चले भी गए। सोनी की कनपटी और उसके बेटे पीयूष के सीने में गोलियां लगी थी। लग रहा था जैसे उन्हें गोली बहुत करीब से मारी गई थी। एक गोली कमरे की दीवार पर भी लगी थी और दीवार पर गोली टकराने का निशान बन गया था। पुलिस ने मौके से गोली का खोल भी बरामद कर लिया था। सूचना मिलने पर पुलिस, फोटोग्राफर, क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम, डॉग स्क्वाड टीम और एफएसएल की टीमें भी वहां पर पहुंच चुकी थी। सभी टीमें अपने अपने ढंग से काम करके लौट गई। थाना प्रभारी राम खिलाड़ी मीणा ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और आगे की जांच भी शुरू कर दी। उन्होंने नीरज पराशर से बात की तो उसने बताया कि घटना के वक्त वह सब्जी लेने के लिए बाजार गया हुआ था। सरेआम हुई इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला के रख दी। गोली चलाने वाले कौन थे, किस तरह भागे थे, किसी को कुछ भी पता नहीं था। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले, लेकिन कोई नतीजा नहीं पहुंचा। पुलिस ने पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने बताया
कि हमने गोलियां चलने की आवाज़ तो नहीं सुनी, अलबत्ता मार दिया के चीख पुकार जरूर सुनी थी, जिसके बाद वो लोग पराशर के मकान की तरफ दौड़े। हालांकि कुछ लोगों ने पराशर के मकान से एक आदमी को भागते देखा था, लेकिन वह कौन था, कैसे आया और कहाँ गया, इस बाबत उन्हें कुछ भी नहीं पता था। पुलिस पूछताछ में रोता बिलखता नीरज ठीक से कुछ बता भी नहीं पा रहा था। टुकड़ों में जो कुछ भी वह कह रहा था, उससे पुलिस सिर्फ इतना ही समझ पाई कि उसकी पत्नी सोहनी मुरैना की रहने वाली थी, जहां पड़ोस में रहने वाले चंद्रकांत पाठक उर्फ दिलीप से उसका अफेयर था। 2 महीने पहले सोहनी उसके साथ भाग भी गई थी और जिसकी गुमशुदगी की सूचना उसने थाने भीम मंडी में दर्ज भी करा रखी थी। पिछले दिनों उसे सोहनी के मुरैना में होने का पता चला तो वह मुरैना जाकर उसे वापस ले आया। नीरज ने पुलिस को बताया कि वारदात करने वाला चंद्रकांत पाठक के अलावा कोई और ही नहीं हो सकता। थाना प्रभारी ने यह सारी जानकारी एसपी अंशुमन भूमिया को दे दी। इन सब बातों से अंशुमन भूमिया को लगा कि पूरे घटनाक्रम में सोहनी की कोई महत्वपूर्ण भूमिका रही होगी और इसीलिए उनका पूरा ध्यान उसके अतीत और उसके प्रेमी चंद्रकांत पाठक पर अटक गया। नीरज ने एसपी साहब से मुलाकात की। उसने उन्हें एक नई जानकारी यह भी दी कि चंद्रकांत पाठक ने चेतन शर्मा के नाम से एक फर्जी फेसबुक आईडी बना रखी थी। चंद्रकांत एक उच्च शिक्षक युवक भी था, साथ ही अच्छा शूटर भी। मध्य प्रदेश में उसे शार्प शूटर का अवार्ड भी मिल चुका था। पुलिस ने नीरज से इस बारे में विस्तार से जानकारी मांगी कि सोहनी कब और कैसे गायब हुई थी। इस पर नीरज ने बताया कि नवंबर 2017 में मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपनी ससुराल मुरैना गया हुआ था। वहां से 20 नवंबर को हम लोग कोटा लौट आए। 22 नवंबर को मैं गोवर्धन परिक्रमा के लिए वृंदावन चला गया था। मेरी गैर मौजूदगी में चंद्रकांत पाठक आया और जबरन पत्नी को लेकर चला गया। उस समय दोनों बच्चे भी घर पर ही थे, जो कि सो रहे थे। बाद में जब बेटा पीयूष सोकर उठा तो उसने माँ को नहीं देखा तो उसने मुझे फ़ोन किया। तब मैंने पत्नी की गुमशुदगी की सूचना दर्ज करवाई थी और अपने स्तर पर भी उसकी तलाश करता रहा था, लेकिन मेरे हाथ सिर्फ निराशा लगी थी। उसने आगे बताया, सर, जनवरी 2018 में अचानक मेरे पास पत्नी का फ़ोन आता है। उसने किसी और के मोबाइल से फ़ोन किया था। पत्नी ने मुझे बताया कि चंद्रकांत ने उसे कैद कर रखा है, आकर उसे छुड़ा ले। यह जानने के बाद मैं मुरैना गया और पत्नी को साथ लेकर कोटा आ गया। चंद्रकांत पत्नी से कोई संपर्क न कर सके, इसलिए मैंने पत्नी का फ़ोन नंबर भी बदल दिया था। इस बात से खींचकर एक दिन चंद्रकांत ने मुझे फ़ोन पर ही धमकी दी थी कि सोहनी से बात करवा दो, वरना पूरे परिवार को जान से मार डालूंगा। नीरज से पूछताछ के समय एसपी अंशुमान भूमिया भी वहां मौजूद थे। उन्होंने नीरज को तीखी नज़रों से देखा। वह उनसे आंखें नहीं मिला सका। नीरज के हाव भाव और बातों से उन्हें उसी पर भी शक होने लगा, लेकिन उन्होंने जानबूझकर उसे ज़्यादा कुरेदना उचित नहीं समझा। इसी बीच एक नई जानकारी से पुलिस की तहकीकात का रुख ही मोड़ दिया। पता चला कि चंद्रकांत पाठक शनिवार 20 जनवरी 2018 की देर रात कोटा पहुंचा था और स्टेशन के ही एक होटल में ठहरा भी था। पुलिस का मानना था कि निश्चित रूप से उसने अगले रोज 21 जनवरी को दिन भर नीरज के घर के आसपास रेकी की होगी और जैसे ही उसे मौका मिला वह वारदात को अंजाम देकर वहां से भाग निकला। पुलिस ने नीरज और सोहनी की फेसबुक देखी तो उस प्रेम कहानी का काफ़ी कुछ खुलासा हो गया। फेसबुक पर मोहब्बत और नफरत के जज्बात साथ साथ मौजूद थे। पत्नी के इस तरह छोड़कर चले जाने से नीरज पराशर इस हद तक परेशान था कि उसकी यादें सहेजने के लिए पुराने फ़ोटो शेयर करने के साथ मोहब्बत और हिकारा दोनों उगल रहा था। 15 दिसंबर 2017 को नीरज ने अपनी फेसबुक पर लिखा, आई हेट सोहनी पराशर एंड माई लाइफ। 28 दिसंबर को सुर बदला तो उसके मन में सोहनी के लिए तड़प पैदा हुई। उसने लिखा, आप कहाँ हो सोहनी, कम बैक प्लीज़। 31 दिसंबर को मोहब्बत ने जोर मारा तो नए साल की मुबारकबाद देते हुए लिखा, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर सोहनी पराशर। 5 जनवरी को वैराग्य का भाव जागा तो कुछ अलग ही असलियत उजागर हुई। सोहनी पैसे की दीवानी थी। नीरज ने आंखें लिखा,
इस दुनिया में कोई भी रिश्ता इम्पोर्टेंट नहीं है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ पैसा है। पुलिस ने चंद्रकांत पाठक के फर्जी नाम चेतन शर्मा की फेसबुक सर्च की तो चंद्रकांत और सोहनी की तूफानी मोहब्बत खुलकर सामने आ गई। 15 जनवरी को चंद्रकांत ने सोहनी के साथ करीब 150 फोटो शेयर किए थे, जो होटलों में मौज मस्ती और घूमने फिरने की तफ्तीश कर रहे थे। 17 जनवरी 2018 को चंद्रकांत ने जो कुछ फेसबुक पर लिखा था, उसने उसके इरादों पर मोहर लगा दी थी। चंद्रकांत ने लिखा था, इस दुनिया को अलविदा, मेरी ज़िंदगी यहीं तक थी, माफ़ कर देना। सभी का दिल दुखाया, बट गलत मैं था, माफ़ कर देना। लव यू ऑल, सॉरी। टूटे हुए दिल से निकले अल्फाज चंद्रकांत की उस मनोदशा की तफ्तीश कर रहे थे जब कोई शख्स खुदकुशी का फैसला करता है, जबकि सोहनी का कत्ल कुछ और ही कहानी की तरफ इशारा कर रहा था। मामला काफ़ी संदिग्ध था। नीरज अपनी बात पर अडिग था कि उसकी पत्नी सोहनी की हत्या चंद्रकांत पाठक ने ही की है, लेकिन एसपी अंशुमान भूमिया के इस सवाल का उसके पास कोई जवाब नहीं था कि अगर तुम्हारी पत्नी से उसका अफेयर था तो आखिर क्या हुआ कि वह उसकी हत्या करने पर आमादा हुआ, और मासूम बच्चे से चंद्रकांत की क्या दुश्मनी थी जो उसने उसे भी गोली मार दी। नीरज इस बाबत भी चुप्पी साधे रहा। एसपी अंशुमान भूमिया ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक समीर कुमार की अगुवाई में तेज तर्रार अफसरों डीएसपी शिव भगवान गोदारा, राजेश मेश्राम और भीमंडी नयापुरा और रेलवे कॉलोनी के थाना प्रभारियों को शामिल करके एक पुलिस टीम बनाई और चंद्रकांत की तलाश में भेज दी। इस टीम ने उसे बिलासपुर, श्योपुर और देहरादून में तलाशा। पुलिस की यह कोशिश रंग भी लाई। चंद्रकांत को मध्य प्रदेश के श्योपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। थाने लाकर जब उससे पूछताछ की गई तो पता चला कि वह उच्च शिक्षित था। उसने मैथ्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। पीजीडीए किए चंद्रकांत पाठक के पास मास्टर और फाइन आर्ट्स की भी डिग्री थी। इतना ही नहीं, वह सटीक निशानेबाज भी था। उसे बेस्ट शूटर का प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला था। वह एनसीसी का भी सर्टिफिकेट होल्डर था। एसपी भूमिया ने उससे पूछा, इतना क्वालिफाइड होकर भी उसने इतनी संगीन वारदात को अंजाम कैसे दिया? इस बारे में उसने जो बताया, उससे पूरी कहानी मोहब्बत पर आकर सिमट के रह जाती है। चंद्रकांत पाठक उर्फ दिलीप उर्फ चेतन शर्मा मूल रूप से मुरैना के दत्तपुरा का रहने वाला था। सोनी का परिवार उसके घर के ठीक सामने ही रहता था। दोनों का बचपन एक साथ खेलते पढ़ते बतियाते बीता था। बचपन की यह दोस्ती कब प्यार में बदल गई, दोनों को समझ ही नहीं आया। अलबत्ता दोनों मोहब्बत में इस कदर डूबे कि एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना करना भी उन्हें गवारा नहीं था। लेकिन पारिवारिक बंदिशों के कारण यह मोहब्बत जीवन साथी की डोर में नहीं बंध पाई। कालांतर में सोहनी का विवाह कोटा के नीरज पराशर से हो गया और चंद्रकांत ने भी परिवार की जिद के आगे सिर झुकाकर कहीं दूसरी जगह शादी कर ली। दोनों अलग अलग रिश्तों की डोर में बंध गए, लेकिन आशिकी खत्म नहीं हुई। चंद्रकांत के पिता का मुरैना में डीजे का काम था। वह पिता के काम में ही हाथ बटाने लगा और बाद में चंद्रकांत के भी एक बेटा हो गया और सोहनी भी 2 बच्चों की मां बन गई। इसके बावजूद सोहनी और चंद्रकांत के संबंध लगातार बने रहे। सोहनी अपने मायके मुरैना आती तो वह चंद्रकांत से ज़रूर मिलती। किसी तरह नीरज को भी इस बात की भनक लग चुकी थी। इसके बाद दोनों ने मिलने में एहतियात बरतनी शुरू कर दी। चंद्रकांत का कहना था कि कोई 2 महीने पहले मैं बिलासपुर में था और सोहनी वहीं पर आ गई थी। सोहनी अपने ससुराल वालों को बिना बताए आई थी। इसके बाद चंद्रकांत ने सोहनी के साथ रहना शुरू कर दिया। इसी दौरान चंद्रकांत ने 20 लाख रुपए में अपनी दुकान बेची थी। वह रकम उसके पास मौजूद थी और इस बीच सोहनी उसकी गैर हाजिरी में अपने पति के साथ कोटा चली गई। जाते समय वह मेरे 2 लाख रुपए और गहने भी अपने साथ ले गई। सोहनी ने मेरे साथ फरेब किया था। सोहनी के कत्ल की नौबत क्यों आई? अगर फरेब की कोई वजह थी तो उस मासूम बच्चे को क्यों मारा? एसपी भूमिया ने पूछा। नहीं सर, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मैं नीरज की गैर मौजूदगी में सोहनी से मिलना चाहता था। ऐसा मैंने किया भी।
एक पल रुकते हुए चंद्रकांत ने कहना शुरू किया। मैंने अपनी रकम और जेवरात सोहनी से मांगे तो वह उल्टे मुझ पर बरस पड़ी। मैंने उसे डराने के लिए पिस्टल भी दिखाई, लेकिन अचानक बच्चा मेरे ऊपर झपट पड़ा और पिस्टल छीनने की कोशिश करने लगा। इस छीना झपटी में ही ट्रिगर दब गया और बच्चे को गोली लग गई। सोहनी को तो मुझे मजबूरी में मारना पड़ा। उसे नहीं मारता तो वह बेटे की हत्या की गवाह बन जाती। बेटे की मौत से सोहनी को अपनी बेटी की जान भी खतरे में नजर आई तो उसने बच्ची को दरवाजे की तरफ फेंक दिया। सोहनी पर मैंने 2 गोलियां चलाई। अफरा तफरी में निशाना चूक गया और एक गोली दीवार में धंस गई। एक गोली उसकी कनपट्टी पर भी लगी थी और इसके बाद मैं बुरे तरीके से दहशत में आ गया। इसके बाद मैं पहले दिल्ली चला गया और फिर श्योपुर आ गया। पुलिस ने उससे पूछताछ करने के बाद उसे धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 2 लाख की रकम और जेवरात अभी पुलिस बरामद नहीं कर पाई है और कथा लिखे जाने तक चंद्रकांत जेल में बंद था। तो दोस्तों, यह है दर्दनाक भरी कहानी, नाजायज़ संबंधों के चलते एक कत्ल की कहानी। जैसा कि हमेशा होता है कि जब किसी रिश्ते में नाजायज़ संबंध आ जाते हैं तो उसका जो अंजाम होता है वो बेहद ही खतरनाक होता है, जैसा कि इस कहानी में था। तो दोस्तों, कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्योंकि आज मेरी तबीयत वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस करके आज मैं आपके कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाऊँगी, लेकिन हाँ, कल आपके कमेंट्स के जवाब मैं ज़रूर दूँगी। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर कल क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।